हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टीफन के नियम के बारे में और साथ ही साथ न्यूटन के शीतलन के नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कृष्णिका के बारे में पढ़ा, कृष्ण पिंड के बारे में पढ़ा जिसको कि ब्लैक बॉडी कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता, तो साथ ही साथ हमने अवशोषण क्षमता के बारे में भी पढ़ा। तो आज हमें इसी विकिरण ऊर्जा से संबंधित एक और नियम पढ़ने हैं जिसको कि हम लोग स्टीफन का नियम कहते हैं। और इससे पहले हमने एक विकिरण से संबंधित नियम पढ़ा था जिसको कि किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का ऊष्मा विनिमय का नियम या किरचॉफ्स लॉ के बारे में उसको हमने कल बताया था। आज जो हमें जिक्र करना है वह है स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन का नियम। तो जो देखेंगे कि जो स्टीफन का नियम है, स्टीफन का नियम याद रखिएगा सन 1879 की बात है। वहां पर एक जोसेफ स्टीफन नाम के एक व्यक्ति ने ऊष्मा जो है, ऊष्मा के बारे में कुछ बातें कही, ऊष्मा संचरण के बारे में, जिसको कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में या फिर उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में याद रखिएगा। ऊष्मा संचरण मतलब हीट ट्रांसमिशन और अब्जॉर्प्शन और साथ ही साथ रिजेक्शन के बारे में कुछ इन्होंने कहा। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसके आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। याद रखिएगा कि स्टीफन का नियम जो है 1879 ईस्वी में जोसेफ स्टीफन नाम के व्यक्ति ने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने ऊष्मा संचरण मतलब हीट ट्रांसमिशन और ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण के आधार पर एक नियम को बनाया या फिर इस पर एक प्रयोग करके एक नियम बनाया जिसका नाम रखा स्टीफन का नियम। इस स्टीफन के नियम में इन्होंने क्या कहा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार जो है इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, तो वह विकिरण ऊर्जा उस वस्तु के परम ताप का अर्थ होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वह केल्विन स्केल, याद होगा हमने स्केल के बारे में, पैमानों के बारे में जिक्र किया था। तो केल्विन स्केल पर जो उसका टेम्परेचर होगा उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो वही चीज यहां पर कहता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया से जो ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, रेडिएशन एनर्जी जो निकल रहा है, वह रेडिएशन एनर्जी निकलने की जो दर है, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, सीधा समझेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो है वह E है और वस्तु का परम ताप जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वह T है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन स्केल पर उसका मान, ठीक है। तो कहता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित मतलब इमिसिव रेडिएशन एनर्जी की दर जो है, रेट ऑफ इमिसिव रेडिएशन एनर्जी की जो दर है वस्तु के परम ताप मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चतुर्थ घात टू द पावर 4 के समानुपाती होता है। मतलब जो इमिसिव एनर्जी है, जो इमिसिव एनर्जी होगा, इमिसिव रेडिएशन एनर्जी जो होगा वह उस वस्तु के अंदर जो टेम्परेचर है, जो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर है, उसके पावर 4 के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक की आवश्यकता होती है, एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखेंगे एक नियतांक जिसको सिग्मा कहते हैं, उस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, E बराबर सिग्मा T टू द पावर 4। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं यहां पर, तो सिग्मा स्टीफन नियतांक है। सिग्मा यहां पर क्या है? स्टीफन नियतांक है और सिग्मा का जो मान होता है वह है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल मीटर स्क्वायर पर जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जूल मीटर इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 4, ठीक है। तो यह क्या है? सिग्मा का मान है। तो याद रखेंगे कि ये जो नियम है, जो स्टीफन का नियम है, यह नियम
कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी जो होता है, कृष्णिका जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसी पर सिर्फ लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता है। कृष्णिका से ही पता चलता है कि किसी वस्तु के द्वारा कितनी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित की जा रही है। तो याद रखिएगा कि यह किस पर आधारित है, तो विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन पर आधारित है। और याद रखिएगा कि यह किस वस्तु के लिए लागू होता है, तो जो ब्लैक बॉडी होता है, जो काली वस्तुएं होती है, जिसको कृष्णिका कहते हैं हम लोग, उस पर यह नियम लागू होता है। जैसे कि हमने पिछला नियम किरचॉफ का भी नियम देखा था, तो वह भी कृष्णिका पर ही लागू हो रहा था। उसी तरह से यह नियम भी जो है वह कृष्णिका पर ही लागू होता है, ब्लैक बॉडी पर ही लागू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूटन का शीतलन का नियम आ जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है यह बताता है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर। कोई वस्तु मान लीजिए अगर गर्म है, उस गर्म वस्तु के द्वारा जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित कर दी जा रही है, तो याद रखिएगा कि जो किसी वस्तु, कोई ये मार्कर है, इस मार्कर का ताप अगर अधिक है और वातावरण का ताप अगर कम है, तो क्या होगा कि इस ताप से गर्म तप्त वस्तु से ठंडी की ओर इसकी विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो वही कहता है न्यूटन का शीतलन नियम कि किसी वस्तु के द्वारा जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है या फिर जो उसके ठंडे होने की दर है, वो ठंडे होने की दर, देखिए कि क्या कहता है इस नियम के अनुसार, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, क्या कह रहा है, ठंडे होने की दर, जो वस्तु है उसके टेम्परेचर, क्या कह रहा है, जो वस्तु है उसके टेम्परेचर और साथ ही साथ कि वहां के वातावरण, परिवेश मतलब इन्वायरमेंट के बीच, उस वस्तु और उस इन्वायरमेंट के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना ताप का अंतर है, इस पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडा होगा। तो क्या कहा इसमें कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उस वस्तु के ताप और उसके परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो यहां पर वही चीज लिखा है हमने, इस नियमानुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर मतलब परिवेश के तापांतर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे कि इस मार्कर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इससे हीट एनर्जी रेडिएट होकर क्या होगा, वातावरण में निकलेगा, ठीक ना। यह शीतलन का नियम कहलाता है, यह न्यूटन का शीतलन नियम है, न्यूटन साहब ने दिया था इसको। और यह जो नियम है इसको लागू होने के लिए लागू होता है जब ये दो शर्त जो है वह पूरा कर लेता है। याद रखिएगा न्यूटन का शीतलन का नियम जो है वह दो शर्तों पर लागू होता है, मतलब दो शर्त होने पर ही इस नियम को हम लागू कर सकते हैं। तो वह नियम क्या है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नियम कहता है कि वस्तु में ऊष्मा हानि, ऊष्मा का लॉस जो है, लॉस ऑफ हीट एनर्जी जो है वह विकिरण के द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था उष्मा जो स्थानांतरण की जो विधि है, ट्रांसमिशन ऑफ जो हीट है, वो तीन तरह से होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेंशन होता है और रेडिएशन, मतलब चालन, संवहन और विकिरण से होता है। तो ये जो न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम जो है वह विकिरण पर आधारित है, मतलब ऊष्मा की जो हानि होगी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी जो होगा वह विकिरण के द्वारा ही हो, यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है इसकी कि जो परिवेश है, जो वातावरण है और जो वस्तु है, उस दोनों के बीच जो तापांतर है वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए, लघु तापांतर तक यह सीमित है, मतलब कम तापांतर होगा तो यह नियम लागू होगा, अगर अधिक तापांतर होगा तो यह नियम लागू नहीं हो सकता। तो यही दो शर्त होता है न्यूटन के शीतलन के नियम का पालन करने का। तो यहां पर देखते हैं कि वस्तु में ऊष्मा हानि, ऊष्मीय विकिरण मतलब हीट रेडिएशन के थ्रू या थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण जो होता है इसको अंग्रेजी में थर्मल रेडिएशन कहते हैं। तो कहता है लॉस ऑफ हीट जो है वह थर्मल रेडिएशन के द्वारा ही होना चाहिए।
और किसी माध्यम से नहीं होना चाहिए। दूसरा जो नियम कहता है, वह जो दूसरा शर्त है वह कहता है वस्तु तथा ताप, वस्तु तथा वातावरण, जो वस्तु है, वस्तु तथा जो इन्वायरमेंट है, इसके चारों तरफ का जो परिवेश है, इन दोनों के मध्य जो है कम अंतर होना चाहिए। ताप का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है लेस टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। किसके? तो वस्तु और इन्वायरमेंट के बीच, जो ऑब्जेक्ट है और जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो कम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी यह शर्त मान्य होगा। तो दो नियम है, दो शर्तें हैं जिसके आधार पर यह दो शर्तें हैं जिसके आधार पर यह नियम बनता है, या फिर इस नियम के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, हमने देखा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय है, पिंड है, मतलब कि मान लीजिए अगर यह वस्तु है, इस वस्तु द्वारा कितना ऊष्मा का क्षय होगा, मतलब लॉस ऑफ हीट एनर्जी कितना होगा, वह इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बाहर का क्षेत्रफल है, इस पर निर्भर करता है। मतलब जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतने ही ज्यादा हीट रेडिएशन रिलीज होगा, और जितना कम पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही कम हीट एनर्जी को वह निकालेगा, रिजेक्ट करेगा या इमिस करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय पिंड के पृष्ठ की प्रकृति कैसी पृष्ठ है? धात्विक पृष्ठ है तो हीट जल्दी निकलेगा। जैसे कृष्णिका का रहेगा तो जल्दी से जल्दी निकलने का कोशिश करेगा, क्योंकि हमने किरचॉफ के नियम में पढ़ा था कि जो ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। मतलब जो जितना जल्दी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है वह उतना ही जल्दी ऊष्मा को उत्सर्जित भी कर लेता है। तो मतलब है कि वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति भी बताता है कि वो ऊष्मा कितना विकिरण करेगा, और साथ ही साथ खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। मतलब क्या होता है कि शीतलन की दर, जो कूल होने की जो रेट ऑफ कूलिंग है, शीतलन की दर का अंग्रेजी होता है रेट ऑफ कूलिंग। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वह वस्तु के सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ती, मतलब सतह का अगर क्षेत्रफल, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो तेज होगा, और पृष्ठीय सतह का जो क्षेत्रफल है अगर वो कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वह कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अत्यधिक होगा तो उस कारण से जो रेडिएशन एनर्जी है वह अत्यधिक रिलीज होगा, और जो रेट ऑफ कूलिंग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।